Hello students, welcome to the series of live classes of Zoology. I am Dr. Vivek Mishra from Sigma Institute Pasighat. मैंने स्टार्ट किया है ये वन शॉट सीरीज जिसका आज आप तीसरा लेक्चर देखने वाले हैं और आज का हमारा चैप्टर है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट से। चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब देखेंगे मैंने सबसे पहले यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम लिख रखा है। अब देखिए स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो स्केलेटन सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इफ यू सी एक्सियल skeleton system, so you get their skull, vertebral column, sternum and rib cage. If you see skull has two types of bones. There are various types of bones, but we can specifically divide skull into cranial bones and facial bones. If you see cranial bones, there are total 8 cranial bones, and if you see facial bones, there are total 14 facial bones. In cranial bones, you see we have one frontal, 2 parietal, 2 temporal, 1 occipital, 1 ethmoid, and 1 sphenoid bone. So, question in NEET may come like name the 2 bones which are present in pair in cranial bones. So, parietal और temporal दो pairs में present होती हैं. इसके बाद हम facial bones देखते हैं. You see facial में हमको वोमर मिलेगी, मैंडिबल मिलेगी, पैलेटाइन मिलेगी, zygomatic मिलेगी, टर्बाइनल, nasal, lacrimal and maxilla. इसमें से वोमर और मैंडिबल के अलावा सारी बोन्स पेयर्ड हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूं, वोमर, मैंडिबल, पैलेटाइन, zygomatic, टर्बाइनल, nasal, lacrimal and maxilla। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो lacrimal बोन है इसको आप ऑर्बिटल बोन भी कहते हैं और ये जो टर्बाइनल बोन है उसको इंफीरियर नेजल कॉन्चाई भी बोलते हैं। आइए इसके बाद हम देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम। सो वर्टिब्रल कॉलम रिफर्स टू स्पाइन, ओके, जो आपके बॉडी के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स यू कॉल वर्टिब्री। तो सी अगर आप वर्टिब्री का शेप देखेंगे तो वो कुछ ऐसा होता है और वर्टिब्री के शेप में आप देखेंगे पीछे की तरफ कुछ प्रोसेसेस निकले हुए होते हैं। तो आप देखेंगे ये जो अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन है इसको हम बोलते हैं सेंट्रम, ओके। तो यही सेंट्रम के ऊपर में आप देखेंगे कि एक कार्टिलेज का प्लेट होता है, फिर एक और वर्टिब्रल कॉलम, फिर एक कार्टिलेज का प्लेट, फिर एक और वर्टिब्रल कॉलम का एक और वर्टिब्री। इस तरीके से हमारा कार्टिलेज प्लेट और फिर एक वर्टिब्री, इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट होता है, राइट। तो उसमें ही वर्टिब्रल कॉलम में हम देखते हैं हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है जो नेक बनाता है, थोरेसिक वर्टिब्रा होता है जो चेस्ट रीजन बनाता है, लंबार वर्टिब्रा है जो आपका वेस्ट का रीजन बनाता है, सैक्रल रीजन है जो आपका हिप रीजन में प्रेजेंट होता है और सैक्रम से ही हिप बोन्स में जो आप अभी देखेंगे पेल्विक गर्डल है वो ज्वाइंट होती है। फिर इसके बाद कॉकिक्स की बात करेंगे। कॉकिक्स वर्टिब्रा जो है वो टेल वर्टिब्रा कहते हैं। ह्यूमन मैमल्स में स्पेशली जो टेट्रापोडाज नहीं है, मतलब जो 2 पैर पे चलते हैं, बाइपोडाज हैं, उनमें ये डीजेनरेटेड है। जो टेट्रापोडाज हैं उनमें ये अभी भी फंक्शनल है और ये पूंछ बनाती है। आप देखेंगे हमारे पास 7 सर्वाइकल बोन होती है जिसमें C1 और C2 को हम बहुत ध्यान से देखना चाहिए हमें। C1 is called atlas and C2 is called axis vertebra। atlas vertebra जो है C1 ये फ्यूज्ड होती है हमारा जो स्कल है, स्कल में जो फोरामेन मैग्नम करके जो कैविटी है उसमें ये फ्यूज है और आप देखेंगे उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बीच में वो हॉलो होती है और इसके नीचे आप जो C2 देख रहे हैं इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाना चाहूंगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये एक्सिस वर्टिब्रा है। तो एटलस वर्टिब्रा रोटेट्स अपॉन एक्सिस वर्टिब्रा और ये एक पाइवोट जॉइंट बनता है जिसकी वजह से मेरा स्कल का मूवमेंट पॉसिबल हो पा रहा है, ओके। आगे देखते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा जो हमारे चेस्ट रीजन में है। लंबार मैंने आपको बताया ही। लंबार के बारे में एक चीज और आपको जाननी चाहिए कि ये हेवीएस्ट वर्टिब्री है, राइट। इससे ज्यादा हेवी और कोई भी वर्टिब्री होती ही नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम स्टर्नम की। तो आप देखिए स्टर्नम में आपको 3 पार्ट्स मिलते हैं। सबसे पहला है प्रोस्टर्नम, फिर मेसोस्टर्नम, फिर मेटास्टर्नम, ओके। प्रोस्टर्नम आप देखेंगे आपका ये जो रीजन है यहाँ पे जिससे आपका क्लैविकल
बोन यहाँ पे आके कनेक्टेड है, राइट, या कॉलर बोन कनेक्टेड है, और फर्स्ट रिब भी, फर्स्ट थोरेसिक रिब भी यहीं से आके, फर्स्ट ट्रू रिब भी यहीं से आके कनेक्ट होती है प्रो रीजन से। ओके, नॉट मच टू वरी अबाउट, इतना ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते, फिर भी आपको एक नजर तो रखनी ही है। इसके बाद आप देखते हैं रिब केज की बात करेंगे, तो रिब केज में आपके 3 तरीके की रिब्स होती हैं, ट्रू रिब्स होती हैं, फॉल्स रिब्स होती हैं और फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ट्रू रिब्स क्या है? ट्रू रिब्स आर दोज रिब्स व्हिच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्टर्नम फ्रॉम वर्टिब्री। वर्टिब्री में उसका प्रोसेस है और वो आके डायरेक्टली स्टर्नम में कनेक्टेड है। ओके, अब इसके बाद फॉल्स रिब्स क्या होती हैं? फॉल्स रिब्स वो है जो स्टर्नम में कनेक्ट होने से पहले एक कार्टिलेज से कनेक्ट होती। मतलब क्या है कि ये आपकी बैकबोन है, यहां से रिब निकली है और स्टर्नम में कनेक्ट हो रही है डायरेक्टली, तो आप उसको बोलेंगे दिस इज ट्रू रिब। लेकिन ये 2-3 वर्टिब्री है जो एक साथ एक कार्टिलेज से कनेक्ट हुई है और फिर ये आके लास्ट ट्रू रिब से कनेक्ट हो जाए। मैंने क्या बोला? कार्टिलेज आके लास्ट ट्रू रिब से कनेक्ट हो जाए, तो इस तरीके के रिब को हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और फ्लोटिंग रिब्स क्या है? बैकबोन से इमर्ज हो रही है और नीचे की तरफ हो। मैंने 3 बना दी जबकि आपके 2 ही होती हैं, तो लेट्स स्टे ऑन द 2। तो ये 2 नीचे की तरफ प्रोट्रूडेड है, मतलब कि ये आगे आके कनेक्ट ही नहीं होती स्टर्नम, either by cartilage or by any means it does not connect to this sternum. So this kind of ribs are called floating ribs because they do not connect, they are called floating ribs. अब आप सोचेंगे कि इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, अरे क्यों नहीं है? ये पीछे की तरफ से आपके जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स है बॉडी के उसको प्रोटेक्शन देती है, इसलिए आप आगे की तरफ गिरेंगे तो आपको डैमेज के चांसेस ज्यादा है, लेकिन आप पीछे की तरफ से कहीं गिरेंगे तो डैमेज के चांसेस कम है, राइट, because of your floating ribs. Okay, इसके बाद हम एक्सियल स्केलेटन में आपका जो स्कल है, स्कल में ही हम 2 और भी बोन्स पढ़ सकते हैं। टंग बोन आप देखिए, या हायोइड बोन, ये टी शेप की बोन होती है, ये बेस ऑफ स्कल पे प्रेजेंट होती है। ओके, इसको टंग बोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी से टंग कनेक्टेड होती है, जीभ। ओके, फिर हम ईयर ऑसिकल्स की बात करते हैं, तो ईयर ऑसिकल्स 3 बोन्स होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। यू सी, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। स्टेप्स का तो आपने नाम भी सुना ही होगा, बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये स्मॉलेस्ट बोन है और आपके हर कान में एक मैलियस इंकस स्टेप्स, एक मैलियस इंकस स्टेप्स होती ही है। तो ये आपने देख लिया सारा का सारा एक्सियल स्केलेटन। इसके बाद हम देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। So if you see appendicular skeleton, you will get 2 things. One of those are girdles and other are limbs. तो आप देखेंगे girdles क्या है? Girdles are those structures which connect axial skeleton to appendicular skeleton. और आप देखिए girdles हमारी बॉडी में 2 हैं, कौन कौन से? सबसे पहला आपने देखा pectoral girdle, और दूसरा जो आपने देखा दैट वाज पेल्विक गर्डल। राइट, फिर इसके बाद आप लिम्स देखेंगे, तो लिम्स आपको 2 देखने को मिलेंगे यहां पे, एक होगा फोर लिम्स और दूसरा आपको देखने को मिलेगा हाइंड लिम्स। देखिए, आप अगर पेक्टोरल गर्डल की बात करेंगे तो इसी को हम बोल सकते हैं इट मेक्स शोल्डर। ओके, आप देखिए एक ट्रायंगुलर बोन है जो कुछ ऐसी होगी। बस ओके, और यहां पे आप देखेंगे ये एक कैविटी है, इसको हम बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी।
और आप देखेंगे यहां पे एक प्रोसेस भी है, द प्रोसेस इज एक्रोमिन। एक्रोमिन प्रोसेस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे कनेक्टेड होती है एक बोन जिसका नाम है क्लेविकल बोन। बोन का नाम है, तो ये क्लेविकल बोन आपने देखा एक तरफ तो स्टर्नम से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ ये एक्रोमिन प्रोसेस से कनेक्टेड है। दिस क्लेविकल बोन इज आल्सो द पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल। तो इसके दो बोन्स आपने पढ़े, एक ये जो ट्रायंगुलर बोन है जिसमें ग्लेनोइड कैविटी है, इसका नाम है स्कैपुला, और दूसरा आपने देखा क्लेविकल बोन। तो ये दो बोन्स, और आपने देखा कि इसमें एक्रोमिन प्रोसेस है, एक्रोमिन प्रोसेस से ही ये एक ग्लाइडिंग जॉइंट बनाता है। ओके, अब आप इस क्लेविकल बोन को ब्यूटी बोन भी कहते हैं क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में, इवन इंडिया में भी अब जहां ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे आप ब्यूटीफुल उसे मानते हैं जिसका क्लेविकल बोन दिख रहा हो, मतलब उसमें फैट कंटेंट कम हो। ओके, आगे बढ़कर देखते हैं, इसमें एक कॉर्कोइड प्रोसेस भी होता है जिससे कॉर्कोइड मसल कनेक्टेड होता है, बट आई वोंट टॉक अबाउट दैट बिकॉज इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आगे हम देखते हैं इस ग्लेनोइड कैविटी का क्या है। तो आप देखिए आपका जो फोर आर्म है उसमें एक ह्यूमरस बोन है। दिस ह्यूमरस बोन हैज दिस बॉल लाइक हेड। This ball-like head makes joint here, okay, and makes a ball socket joint. Okay, so you understand the function of that glenoid cavity. इसके बाद आइए अब हम देखते हैं pelvic girdle। तो pelvic girdle जो है वो आपका हिप बोन बनाती है। It is made up of two coaxial bones. दो कॉक्सियल बोन से बनी है, और हर कॉक्सियल बोन बनी है तीन बोन्स के फ्यूजन से, इसमें पहली, दूसरी और तीसरी मैं बात करता हूं। सबसे पहली है आपकी इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। तो आप देखते हैं सबसे ऊपर की तरफ आपको मिलती है इलियम, ओके, फिर उसके बाद आपको मिलती है प्यूबिक बोन और फिर मिलती है इस्चियम। ये प्यूबिस बोन, ये एक कॉक्सियल बोन लेफ्ट में है और एक कॉक्सियल बोन राइट में है। आप देखिए कि राइट कॉक्सियल बोन का जो प्यूबिस है और लेफ्ट कॉक्सियल बोन का जो प्यूबिस है वो आपस में कनेक्टेड होता है, ओके, एंड इट इज कनेक्टेड बाय अ कार्टिलेज व्हिच इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। अब आगे देखते हैं, ये कॉक्सियल बोन्स ने फ्यूजन किया, इसी प्यूबिस में एक कैविटी होती और इस कैविटी से फ्यूजन होता है एक बोन का जिसका नाम है ह्यूमरस, और ह्यूमरस का हेड, और ये है ह्यूमरस का हेड। ओके, दिस आल्सो मेक्स बॉल सॉकेट जॉइंट। आइए अब इसके बाद बात करते हैं फोर लिम्स का। ओके, ये कैविटी है ना, कैविटी का नाम है एसिटाबुलर। कैविटी, ओके, इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। Very important. This is also very important. Okay, acromion process very important. आगे देखते हैं फोर लिम्स। अगर आप फोर लिम्स की बात करेंगे तो फोर लिम्स में आपको सबसे पहले मिलेगा ह्यूमरस, ह्यूमरस के बाद में आपको मिलेगा रेडियस बोन, और रेडियस के साथ में एक बोन कनेक्टेड है अल्ना। ओके, तो रेडियस और अल्ना का कनेक्शन है, और इससे ये जो जॉइंट है ये भी है पाइवोट, जो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आती हैं कार्पल्स। तो कार्पल्स टोटल होती हैं 7।
एक्चुअली 8 फोर लिम्स में। फिर इसके बाद आती है मेटाकार्पल्स जो होती हैं 5। फिर आती हैं फेलेंजेस जो होती हैं 14। तो आप देखते हैं ये आपका फोर लिम्ब हो गया। आइए इसी के पैरेलल हम हाइंड लिम्ब भी लिख लेते हैं। ओके, अब आप देखते हैं सबसे पहले ह्यूमरस की जगह पे आपको मिल जाती है फीमर। अब शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि हेवीएस्ट बोन है फीमर। फिर यहां पे जैसे आपको रेडियस अल्ना मिली थी, वहां पे आपको मिलेगी टीबीएस प्लस फीबुला। ओके, और अब आपको यहां पे मिलेगा फाइब्रस जॉइंट। राइट, और फिर आपको यहां पे जैसे कार्पल्स मिली थी, यहां पे आपको मिलेंगी टार्सल्स। लेकिन मैं आपको एक मजेदार बात बताना चाहता हूं, चलिए मैं पहले आपको टार्सल्स ही बता देता हूं। टार्सल्स यहां पे होंगी 7। व्हाई इज इट 7? आई वुड टेल यू, फीमर और टीबीएस के बीच में एक एडिशनल बोन होती है। इस बोन का नाम है सीसमॉइड बोन या पटेला या फिर पटेला। राइट, तो ये सीसमॉइड बोन या पटेला एडिशनल होती है, इसलिए टार्सल्स इसमें होती हैं 7। फिर आप देखेंगे मेटाटार्सल्स जो होती हैं 5, और फिर उसके बाद आप देखेंगे फैलेंजेस जो होती हैं 14 अगेन। तो आप देखेंगे इसमें एक टार्सल कम है क्योंकि वहां पे एक सीसमॉइड बोन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर legs. So this is structure of your arm, this is structure of your legs. Okay, अब हम अगर joints की बात करेंगे तो आइए मैंने आपको जो भी लिखवाया है उन सब जगह पे थोड़ा थोड़ा joints की भी बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इन सब के बीच में होगा fibrous joint। देखिए मेरे पास एक और तरीका है कि मैं सारे टाइप्स ऑफ जॉइंट लिखवाऊं और फिर आपको बहुत सारा बताऊं, बट वी आर डूइंग दिस शॉर्ट वन शॉट। सो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आपको रिवाइज करने में आसान हो और जो बहुत जल्दी याद हो जाए। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके फाइब्रस इमूवेबल जॉइंट है। इन बोन्स के बीच में भी सेम फाइब्रस इमूवेबल जॉइंट है। अब मैं आपकी बात करूं मैंडिबल की, तो मैंडिबल का जो है वो स्लाइटली मूवेबल है। राइट, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में भी स्लाइटली मूवेबल कार्टिलेजिनस जॉइंट। रिब्स के बीच में भी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। अगर मैं बोलूं स्टर्नम और रिब्स के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट है, तो स्टर्नम और रिब्स के बीच में ओके। आइए इसके बाद मैलियस और इंकस के बीच में है हिंज जॉइंट। इंकस और स्टेप्स के बीच में है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आगे देखते हैं। स्कैपुला और क्लेविकल के बीच में, जैसा मैंने आपको बताया, ग्लाइडिंग जॉइंट। राइट, अब आप देखेंगे कॉक्सियल बोन, इन बोन्स के बीच में इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट है।
ओके अब ग्लेनोइड कैविटी और ह्यूमरस के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके इसी तरीके से पेल्विक गर्डल की आप देखेंगे तो दिस ह्यूमरस एंड acetabular cavity, this also has ball and socket joint। ओके तो ये कुछ आपको जॉइंट्स का कुछ आइडिया हो जाएगा। फिर ह्यूमरस और रेडियस के बीच में है हिंज जॉइंट। ओके कार्पल्स और रेडियस के बीच में है ग्लाइडिंग जॉइंट। मेटाकार्पल्स आप देखिए फैलेंजेस के बीच में है हिंज जॉइंट। मेटाकार्पल्स के बीच में और फैलेंजेस के बीच में, फैलेंजेस के आपस में भी है हिंज जॉइंट और यहां पे भी है हिंज जॉइंट। ओके राइट तो आप इसी तरीके से सेम पैटर्न यहां पे होगा। this sigmoid bone with tibius and femur, this will make hinge. Then this tarsals will have then metatarsals and phalanges will have along with phalanges hinge। मैं बस एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि phalanges में जो थंब है, थंब और मेटाकार्पल के बीच में है सैडल जॉइंट। राइट आइए इससे भी आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जॉइंट्स हो गए, अब हमारा हो गया बोन। बोन और जॉइंट्स को हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। ये चैप्टर वैसे बहुत छोटा है तो आपको जितनी जल्दी पॉसिबल हो इसका रिवीजन कर लेना चाहिए और जितने स्पीड में, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, देखिए स्टूडेंट्स की आप अगर एक चैप्टर को लेकर रिवीजन करने, मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी बोलता हूं, आप अगर एक चैप्टर को लेकर रिवीजन करने बैठे हैं और आप उस चैप्टर के रिवीजन में 1 घंटा लगा रहे हैं, उस चैप्टर के रिवीजन में अगर आप 2 hours 1.5 hours लगा रहे हैं, you specifically in biology you are wasting your time because देखिए अभी मुझे आपको बीच में इंटरैक्ट भी करना है, मुझे यहाँ पे लिखना भी है, बट अगर मैं इसको रिवाइज करने बैठूंगा, इफ आई विल जस्ट ट्राई टू गिव इट अ रीड, और वो इतना रैपिड होना चाहिए कि इट शुड नॉट टेक मोर देन 20-25 minutes। नाउ दैट आई नीड टू राइट एवरीथिंग, दैट्स व्हाई इट टेक्स अ बिट मोर टाइम, बट अगर सिर्फ मुझे बात करनी हो इस बारे में तो इट शुड टेक 15-20 minutes। ऐसे ही आपको 15-20 minutes में एक चैप्टर को सम अप कर देना चाहिए। जब इतना रैपिडली कोई डेटा आपके ब्रेन से एकदम पास होता है तब उसकी एक मेमोरी बन पाती है। आइए आगे देखते हैं हम मसल्स के बारे में। अगर मसल्स की बात करें तो मसल्स हमारे पास 2-3 तरीके की हैं। सबसे पहली है वॉलेंट्री, दूसरी है इनवॉलेंटरी एंड थर्ड इज कार्डियक। तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस देखेंगे। वॉलेंट्री मसल्स जो है इन्हीं को स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये एसोसिएटेड होती हैं बोन के साथ। और यही जो है ये लोकोमोशन करवाती हैं। ओके इनकी एक मजेदार बात यह है कि ये कैपेबल होती हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जब ये करती हैं तो ये प्रोड्यूस करती हैं लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन की वजह से इनमें हो जाता है फटीग।
राइट। तो ये आपने देखा। इसके बाद हम अगर एक और चीज देखें तो मजेदार बात यह है कि वॉलेंट्री है तो कैन बी कंट्रोल्ड बाय विल पावर। एक और मैं आपको मजेदार बात बता सकता हूं इस बारे में कि ये स्टोर करती है ग्लूकोज को। अब मैं आपसे इसी से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूं कि ये ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करती है, आप कमेंट में लिखिए। इसके बाद एक और चीज है, इसमें एक पिगमेंट होता है, नाम है मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन में कैपेबिलिटी होती है ऑक्सीजन को स्टोर करने की। तो आप देखेंगे इसमें ये कैपेबिलिटी भी होती है, बट मायोग्लोबिन का कुछ कम कंटेंट होता है इधर। इनवॉलेंट्री और कार्डियक में वो स्लाइटली ज्यादा होता है। आइए देखते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से स्केलेटल मसल्स को हम या वॉलेंट्री मसल्स को हम स्ट्रिएटेड मसल्स ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, लेट्स सी। अगर आप स्केलेटल मसल्स का एक सेक्शन उठाकर देखेंगे तो आपको एक जो है वो बिल्कुल डार्क बैंड मिलेगा, एक लाइट बैंड मिलेगा। इस तरीके के पैटर्न्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, एक डार्क एक लाइट बैंड। तो इट अपीयर्स कि इसमें स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स को ही हम स्ट्रिएटेड भी बोलते हैं। स्मूथ मसल्स की अगर आप बात करेंगे तो उसमें स्ट्रिप पैटर्न का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और इसलिए इसको स्मूथ मसल कहते हैं। ये होती है इनवॉलेंट्री, मतलब कि कांट बी कंट्रोल्ड बाय विल पावर। Okay, and it can't carry out anaerobic respiration, does not undergo fatigue। तो फटीग भी नहीं होता इसमें जी। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। तो कार्डियक मसल्स आर स्पेशली प्रेजेंट इन हार्ट और ये भी स्ट्रेटेड होती हैं, मतलब इनमें भी वैसा स्ट्रिप पैटर्न मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये भी इनवॉलेंट्री होती है नेचर में। कहने का मतलब है ये भी कंट्रोल नहीं हो सकती बाय विल पावर। ओके, तो ये कुछ इसका सारा डिटेल है। आप देखेंगे ये भी can't carry out anaerobic respiration, ठीक है जी। और आप देखेंगे it also do not undergo fatigue। तो फटीग नहीं होता। आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाना चाहता हूं ये बात। आप कभी जब बहुत ज्यादा खेल लेते हैं या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप थक जाते हैं, आपकी मसल्स में कुछ पेन होता है, आपको लगता है कोई मुझे मसाज देगा तो मजा ही आ जाएगा, है ना। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आज मैंने बहुत खाना खा लिया तो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन थक गया है, मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा मसाज चाहिए? नहीं। आपने कभी ऐसा भी सोचा है क्या कि ऐसा नहीं हुआ, वो दिल में दर्द होना बॉलीवुड में होता है, लेकिन सच में कभी आपको अगर दिल में दर्द हो रही इसका मतलब आपको हार्ट प्रॉब्लम, उसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। मैं आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ाया हूं। लेकिन वो दिल में दर्द जो है वो मसाज करने से तो नहीं ठीक होगा। मतलब कि फटीग
कार्डियक मसल्स में भी नहीं होता, मतलब कि फटीग आपके जो इंटेस्टाइन के मसल्स हैं उसमें भी नहीं होता। फटीग सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स में होता है, मतलब आपके हाथ और पैर की मसल्स में, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में ये मसल्स कैपेबल हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करने के, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होता है जो डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फटीग फील होता है। नाउ आई वुड टेल यू वन मोर थिंग कि क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर इनवॉलंटरी मसल्स और कार्डियक मसल्स को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई तो क्या, बताइए। तो अगर इनवॉलंटरी मसल्स और कार्डियक मसल्स को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई तो हम उसको कहते हैं इस्चीमिया, और उस कंडीशन में कार्डियक मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स में नेक्रोसिस हो सकता है लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा। ओके, आइए अब हम थोड़ा सा फंक्शनिंग ऑफ मसल को देख लेते हैं। तो अगर आप एक देखेंगे फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, तो फंक्शनिंग ऑफ मसल्स कैसे काम करती हैं उसके लिए बहुत सारी थियरीज हैं, लेकिन उसमें से एक सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। आप स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी की तरफ अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमारा जो मसल्स है, मसल्स इज जनरली मेड अप ऑफ टू फाइबर्स। इफ यू सी मसल फाइबर्स, तो मसल फाइबर्स में दो फाइबर्स मेजरली होते हैं, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। तो एक्टिन इज थिन फिलामेंट and myosin is thick filament. And each myosin is made up of two light meromyosin and two heavy meromyosin. Okay? आइए हम देखते हैं होता क्या है। तो आप देखते हैं कि एक थिक फिलामेंट होता है जो मैंने यहां पे बना दिया, और इसमें कुछ ये निकला है आपका मायोसिन हेड। ओके, और आप देखते हैं कि ये सेंटर में है। आइए एक और ऐसा बना लेते हैं। अब आप देखिए कि यहां पर एक ये है जेड लाइन, ओके, और जेड लाइन से कनेक्टेड है यहां पर कुछ एक्टिन्स। ओके, आप देखते हैं यहां पे है कुछ कंपाउंड्स, स्पेशल कंपाउंड्स जिनको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, सो अब मैं इसका थोड़ा सा लेबलिंग करके आपको दिखाना चाहूंगा। दिस इज जेड लाइन एंड दिस इज आल्सो जेड लाइन, और आप देखेंगे दिस इज मायोसिन फिलामेंट, दिस इज मायोसिन हेड, फिर आप देखेंगे दिस इज ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स and this is actin filament. अब देखिए मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगा, आपको पैरेलली समझनी पड़ेंगी। आप अभी एक सिंपल बात समझ लीजिए
कि जब तक ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स पे कैल्शियम बैठा है तब तक बात हो सकती है। आप समझिए कि एक ट्रोपोनिन जो है ये 3 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, और इसके ऊपर एक 3 अमीनो एसिड्स मास्क करके बैठे रहते हैं। ये ट्रोपोनिन जो है इसके नीचे है मायोसिन बाइंडिंग साइट। आप ऐसे समझिए कि एक मायोसिन बाइंडिंग साइट है यहां पर, ओके, और इसके ऊपर 3 अमीनो एसिड से बना हुआ एक ट्रोपोनिन बाइंड करके बैठा है। जब तक ये ट्रोपोनिन यहां बाइंड करके बैठा है तब तक आप समझिए कि ये मायोसिन अपनी बाइंडिंग साइट से बाइंड नहीं कर सकता। तो ये ट्रोपोनिन को कैल्शियम आता है और कैल्शियम इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और इसको लेके गायब हो जाता है। कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स यहां से गायब हो जाता है। जब कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स इस जगह से गायब हो जाता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स यहां से गायब हो जाएगा तो यहां पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो ओपन हो जाएगी और एक्टिवेटेड हो जाएगी। सेम मोमेंट में मैं अगर आपको ये बना के दिखाना चाहूं, मायोसिन हेड मैंने यहां पे बनाया है। आप देखिए इसमें 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एक तो है एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरी है एटीपी बाइंडिंग साइट। तो आप देखिए ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है ये जाके एक्टिन के मायोसिन बाइंडिंग साइट से बाइंड होने वाली है। भाई यहां पे मायोसिन के लिए जगह है, यहां पे एक्टिन के लिए जगह है। अब ये दोनों जगह जब आपस में मिलेंगी तो फिर ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट। अब क्या है कि प्रॉब्लम यही है कि ये एक्टिन बाइंडिंग साइट जो है मायोसिन हेड की, ये एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिव करने का क्या तरीका है कि एटीपी बाइंडिंग साइट पे एटीपी घुस जाए। तो यहां पे घुस गई एटीपी और यहां घुसने के बाद एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ और वो हो गई एडीपी प्लस आईपी, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो आप देखेंगे इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, उसके बाद का मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं। यहां पे है अब एडीपी प्लस आईपी। तो जैसे ही एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, वैसे ही ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है मायोसिन की वो एक्टिवेट हो गई। अब ये मायोसिन हेड जो है वो यहां पे आके बाइंड करेगा। आप देखिए ये जो मेरा हाथ है ये क्या है, ये आपका एक्टिन है और ये मायोसिन हेड बाइंड कर गया। लेकिन अब ये जो बाइंडिंग हुई है आप देखिए यहां पे, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एडीपी और आईपी बना है, हाइड्रोलिसिस हुआ है, इसकी वजह से बहुत सारा एनर्जी रिलीज हुआ है। अब इस एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये क्या करता है, ये मायोसिन हेड इस एनर्जी को रिलीज करता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ऐसे देखिए ऐसे बाइंडिंग हुई है मायोसिन हेड की, मायोसिन हेड ऐसे मूव करता है, देखिए ऐसे मूव करता है और जब ऐसे मूव करता है तो जर्क करता है। जर्क करने की वजह से ये जो जेड लाइन है ये पास में आ जाती है। ये जेड लाइन कैसी हो जाती है, पास में आ जाती है। मैं आपको एक इसका, जब आप देखिए बाइंडिंग होगी और मूवमेंट होगा तो देखिए क्या होगा कि ये कुछ स्ट्रक्चर होगा। आइए मैं सेम कलर कोड फॉलो कर लेता हूं, छोटा सा बनाऊंगा आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए कि देखिए इस तरीके से जब होता है तो ये जेड लाइन कुछ यहां आ जाती है और ये स्पेस बहुत ही कम रह जाता है।
राइट, कुछ इस तरीके से। अब ये कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है, देखिए अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो आप देखेंगे यहां पे, अगर आप इस पूरे सार्कोमियर के स्ट्रक्चर को देखें तो यहां पे जो है वो है H जोन, यू कॉल दिस तो H जोन हो गई डिक्रीज। अब देखिए इसमें हम दो बैंड्स की बात करते हैं, दो बैंड्स आप देखेंगे तो यहां पे है आई बैंड, यहां पे भी है आई बैंड, लेकिन आप देखेंगे इस पूरे रीजन को, इस रीजन को, सॉरी इस रीजन को बोलते हैं ए बैंड। तो आप देखेंगे कि जब ये कंप्रेशन हुआ है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से आई बैंड रिड्यूस हो गया, आई बैंड रिड्यूस हो गया, लेकिन ये जो ए बैंड है वो रिड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि मायोसिन का मूवमेंट कहीं नहीं होता। हमेशा जो लाइट चेन है, थिन फिलामेंट है, वही मूव होता है, थिक फिलामेंट मूव नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आई बैंड का साइज रिड्यूस होता है, एच जोन रिड्यूस हो जाती है, लेकिन ए बैंड कंसिस्टेंट रहता है। ए बैंड आई बैंड कहने के पीछे लॉजिक क्या है, मैं ये भी आपको समझाना चाहता हूं। आई बैंड रिफर्स टू आइसोट्रोपिक बैंड, मतलब ऐसा बैंड जहां पे सिर्फ एक ही फिलामेंट दिख रहा है, दैट इज थिन फिलामेंट, जबकि ए बैंड इज एनिसोट्रोपिक बैंड, ऐसा रीजन जहां पे थिक बैंड भी है और थिन बैंड भी है, थिक फिलामेंट भी है और थिन फिलामेंट भी है, इसलिए वो आइसो नहीं है, एनिसो है। ओके, गॉट इट। तो हमको जो नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि आई बैंड का रिडक्शन होएगा, राइट, एच जोन का रिडक्शन होएगा, ए बैंड एज सच रहेगा, और एक और चीज आप याद रख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में जो सार्कोमियर का लेंथ ये भी रिड्यूस होता है। कैसे, आप देखिए ये ओरिजिनल सार्कोमियर का लेंथ है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद सार्कोमियर का लेंथ है। देखिए जेड लाइन पास में आएगी तो सार्कोमियर का ओवरऑल लेंथ तो कम होगा ही। तो ये कुछ चीजें हैं जो स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी के पर्सपेक्टिव से आपको पता ही होनी चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि कैल्शियम आया कहां से, तो मैं आपको इसमें ही ये बता देना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि ये जो मसल का सेल है, मायोसिन सेल, वो कनेक्ट होता है यहां पे न्यूरॉन से और ये बनाता है NMJ, बोले तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। जैसे ही यहां पे एक्शन पोटेंशियल आता है वैसे ही इस मसल में सोडियम का एंट्री होने लगता है, और ये सोडियम का एंट्री होने की वजह से यहां पे एक होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फटाफट से कैल्शियम रिलीज करता है, और बहुत सारा कैल्शियम जो रिलीज होता है वो आकर इसी एक्टिन के जो ये ट्रोपोनिन्स हैं उनके साथ बाइंड करता है और उनका डीमास्किंग करता है। ओके, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा तो मायोसिन बाइंडिंग साइट की डीमास्किंग हो जाएगी। ओके, so this is how it all works। और इस तरीके से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आया हुआ एक्शन पोटेंशियल हमेशा ही रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करता है, और फिर उसके वजह से ये डीमास्किंग ऑफ ये कैल्शियम जो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करके कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर उसके बाद में डीमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट इन एक्टिन होती है, फिर एक्टिन और मायोसिन का बॉन्ड बनता है, फिर मायोसिन में जर्क होता है, एडीपी हाइड्रोलिसिस की वजह से एनर्जी आई थी, और फिर उस जर्क की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का। दिस इज हाउ मसल्स वर्क। अब हम इसके बाद आइए बात कर लेते हैं, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, हम बात करेंगे डिफेक्ट्स की।
तो डिफेक्ट्स में हम सबसे पहले एक माइस्थेनिया ग्रेविस की बात करेंगे। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है आप समझिए। माइस्थेनिया ग्रेविस में एक प्रॉब्लम क्या है कि माइस्थेनिया ग्रेविस में आप देखते हैं कि ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो रहा है जी, इसमें ये एक्सॉन एंडिंग है और ये मसल है और मसल में रिसेप्टर्स है और ये रिसेप्टर्स हैं एसिटाइल कोलिन के। अब देखिए एक्सॉन एंडिंग जब एसिटाइल कोलिन रिलीज करती है तो ये आके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड करता है और इसकी वजह से डीपोलराइजेशन ऑफ मसल होता है, जिसकी वजह से सोडियम की मसल में एंट्री होती है, जिसकी वजह से सोडियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है। और इसकी वजह से कैल्शियम का रिलीज होता है। अब आप मजेदार बात सोचिए कि अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज हुई जिसकी वजह से ये रिसेप्टर्स का डैमेज हुआ, तो आप समझिए कि एक्सॉन एंडिंग कितना भी एसिटाइल कोलिन रिलीज करता रहे लेकिन कभी भी मसल्स की एक्टिविटी नहीं हो पाई। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही नहीं होगा। जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही नहीं होगा तो दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड माइस्थेनिया ग्रेविस। सी, तो दिस इज माइस्थेनिया ग्रेविस। आपको पॉसिबली समझ में आया होगा कि जब ये डैमेज ऑफ रिसेप्टर्स, कौन से रिसेप्टर्स, acetyl choline receptors, right? This condition will be called myasthenia gravis. बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ओके, सेकेंड डिफेक्ट की बात करते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो आप देखिए ये जो मायोसिन सेल है इसमें ये दो जेड लाइन है और इससे एक फिलामेंट कनेक्टेड है। ओके, और ये एक्टिन है और ये बीच में मायोसिन, ये मैंने सार्कोमेर बना दिया। लेट्स से कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, राइट? कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से आप समझिए कि ये पास पास में आ गए हैं, तो देयर हैज टू बी समथिंग व्हिच विल पुल इट बैक फॉर रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन करवाने के लिए यहां पे एक फिलामेंट होता है जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का बना होता है। अब देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? एक जेनेटिक डिजीज है। इस जेनेटिक डिजीज में जो जीन है, जीन फॉर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, वही एब्सेंट है। अब जब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाने के लिए जो जीन है वही एब्सेंट है, तो कहेगा डिस्ट्रोफिन फिलामेंट और कहेगा रिलैक्सेशन। तो मसल्स विल रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड ऑलवेज, and due to excessive contraction of muscles there will be severe damage, and this will lead to reduction of muscle mass. तो आप देखेंगे कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट होगा उसका आर्म्स में ऐसा मसल नीचे लटक रहा होगा, आप उसका घंटा भी बजा सकते, बट मेरे केस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि
देयर इज डिस्ट्रोफिन मसल और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, राइट। आगे देखते हैं इसके बाद। तो आप इसमें जो आपके लिए जरूरी बात यह है कि वो जेनेटिक डिजीज है जिसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का जीन है वही एब्सेंट है, जिसकी वजह से कंसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से सीवियर डैमेज इन मसल्स होता है, जिसकी वजह से रिडक्शन इन मसल मास हो जाता है। ओके, these are the things. Next, let's seek for something which is called टिटैनी। तो देखिए टिटेनस का बेसिक क्या है कि जब कभी बहुत ज्यादा ही स्टिफनेस हो जाए इन मसल्स, और ये स्टिफनेस इन मसल्स जो हो वो कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से हो सकती है। जो स्पाज्म कॉज कर रही है और स्पाज्म बहुत विगरस है, या फिर दिस may be infectious also. Infectious कैसे हो सकता है? एक बैक्टीरिया है जो हाउस होल्ड डस्ट में मिलता है, जो सॉइल में मिलता है, जो बहुत सारे ऐसे नॉर्मल चीजों में मिलता है। नाम है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी क्या करता है? एक टॉक्सिन बनाता है, और टॉक्सिन का नाम आपको सुन के ही मजा आ जाएगा। देखिए नाम है टिटेनोस्पाज्मिन। अब ये टिटेनोस्पाज्मिन देखिए नाम में ही स्पाज्मिन है, तो ये क्या करता है? ये एक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, और ये क्या करता है? डिस्टर्ब कर देता है एसिटाइलकोलिन का रिलीज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जिसकी वजह से डिस्टर्ब्ड कैल्शियम रिलीज इन मसल्स बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा हो जाता है, और इसकी वजह से मसल्स एकदम टेढ़ी हो जाती है। आप देखेंगे टिटेनस का पेशेंट जो है वो उसका जो बेड है, ये लेट्स से मैंने उसका बेड बनाया है और पेशेंट ऐसे लेटता है, आर्क बन जाता है उसके स्पाइन का, उसके स्पाइन में ही आर्क बन जाता है, उसका जो फेशियल मसल्स है वो स्पाज्म हो जाती है और जॉज मूवमेंट करना बंद कर देता है। इसलिए दिस डिजीज इज आल्सो कॉल्ड लॉक जॉ डिजीज। और इस डिजीज में कुछ भी ये करना, निगलना बहुत मुश्किल होता है। सो दीज आर डिजीजेस रिलेटेड टू मसल्स। आइए मैं थोड़े से डिफेक्ट्स आपको बोन से रिलेटेड भी पढ़ा ही देता हूं। डिफेक्ट्स रिलेटेड टू बोन्स एंड जॉइंट्स। तो आप देखेंगे बोन्स और जॉइंट्स से रिलेटेड डिफेक्ट्स अगर आप पढ़ने की बात करेंगे तो सबसे पहला आपको पढ़ना चाहिए ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के 2-3 रीजन हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का सिंपल मतलब होता है कि बोन्स का पोरस हो जाना, बोन्स में छेद हो जाना। अब ये होगा क्यों? क्योंकि बोन्स का मैट्रिक्स बना हुआ होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स के डिपोजिशन से।
जो स्टिफनेस, जो हार्डनेस इन बोन है, जो रिजिडनेस इन बोन है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। अगर इस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स को रिड्यूस कर दें तो बोन का स्टिफनेस कम हो जाएगा, बोन डीफॉर्म हो जाएंगे, और बोन बहुत ज्यादा पोरस हो गई तो बोन बहुत फ्रेजाइल भी हो जाए। Due to reduced bone density। अब ऐसा हुआ क्यों? आप देखिए ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस में आप देखिए एक तो आपका हार्मोन होता है, हार्मोन बेस्ड। हार्मोन का एक है थायरोकैल्सिटोनिन, एक है पैराथायराइड, पैराथायराइड हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। इन हार्मोन्स का इम्बैलेंस हुआ तो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इनटू द बोन डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये इम्बैलेंस हार्मोन का होता कब है, मैं आपको बताता हूं। जब कभी फीमेल्स में मेनोपॉज होता है तो मेनोपॉज के टाइम में उनकी बॉडी में बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, अप टू 45 इयर्स ऑफ एज। तो इसकी वजह से, बहुत सारा इम्बैलेंस होने की वजह से, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स होने की वजह से इन हार्मोन्स का बैलेंस भी खराब होता है, जिसकी वजह से डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, एंड डिक्लाइन ऑफ डिपोजिशन causes this fragility in bones। पहला रीजन। दूसरा रीजन, अगर विटामिन D3 की डिफिशियंसी है तो विटामिन D3 भी वाइटल रोल प्ले करता है इन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इनटू द ब्लड के लिए। आप कितना भी कैल्शियम को खाते रहे, लेकिन अगर आपके अंदर कोलेकैल्सिफेरॉल, विटामिन डी के घर का नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल, तो कोलेकैल्सिफेरॉल अगर आपकी बॉडी में नहीं है तो वो डिपोजिशन नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं अगर फूड में ही कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो उस केस में क्या? तो अगर फूड में ही कैल्शियम की डिफिशियंसी है तब भी बोन्स में डिफिशियंसी हो जाएगी, ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका ऑस्टियोपोरोसिस। आइए आप सेकंड डिफेक्ट पढ़ते हैं। मैं आपको जॉइंट इन्फ्लेमेशन दिखाता हूं। तो जॉइंट इन्फ्लेमेशन अगर आप देखेंगे तो जॉइंट इन्फ्लेमेशन को मैं कुछ कैटेगराइज कर देता हूं यहां पे। जैसे एक होता है गाउट, ओके, दूसरा आप देखेंगे अर्थराइटिस, अब अर्थराइटिस मैंने लिख दिया, इसका दो टाइप्स होता है जी, एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा है इम्यून डिजीज है, हम उसको बोलते हैं रेमोटाइड अर्थराइटिस। तो आप देखिए अर्थराइटिस दो तरीके का हो गया। सर तब जब जॉइंट इन्फ्लेमेशन है तो आप गाउट को अलग से क्यों पढ़ा रहे सर, व्हाई दिस भेदभाव? बिकॉज गाउट इज बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म of pyrimidine। तो pyrimidine नाइट्रोजन बेसेस आपने जो देखे हैं उनका डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म होगा, जिसकी वजह से इंक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल्स इन ब्लड। तो जो इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल है ब्लड में उसको आप देखेंगे। अब ये इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल जो ब्लड में है, दिस विल लीड टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड
crystals in synovial fluid and membrane। अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि साइनोवियल फ्लूइड क्या है। देखिए मैं ये अनफेयर नहीं करूंगा आपके साथ, आइए मैं आपको थोड़ा सा तो बता ही देता हूं। ये मैंने बना दिए आप सबके घुटने, नहीं मेरा वाला तो अच्छा है, अपना क्यों बनाऊं मैं, आपका ही घुटना है ये मैंने बना दिया आपके घुटने। ओके, तो सबसे बाहर की तरफ आप देखेंगे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यहां पे भी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दिस मेक्स आर्टिकुलर कैप्सूल, आइए लिख देते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे मैंने जो सेकेंड लेयर बना रखी है, दिस इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो आप देखते हैं ये साइनोवियल फ्लूइड रिलीज करती है, और ये साइनोवियल फ्लूइड यहां पे है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ये क्या बना दिया बीच में गोलू गोलू सा। हाँ भाई ये पटेला बोन है। भूल गए क्या, भूलना मत। अब देखो यार मैं एक और मजेदार चीज बनाना चाहता हूं। ये जो आर्टिकुलेटिंग हेड्स हैं इन बोन्स के, इसके ऊपर में एक आर्टिकुलर कार्टिलेज, इसके ऊपर भी एक आर्टिकुलर कार्टिलेज हो, और ये आर्टिकुलर कार्टिलेजेस क्या है, ये डायरेक्ट रबिंग ऑफ सरफेसेस ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन्स को प्रिवेंट करते हैं। ये जो साइनोवियल फ्लूइड आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो साइनोवियल फ्लूइड आपको दिख रहा है, ये साइनोवियल फ्लूइड यहां पे ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये मूवमेंट ऑफ द जॉइंट को फर्दर इजी बना देता है। आप देखेंगे इन फैक्टर्स की वजह से ही मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स इजी होती है। लेकिन अगर ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स यहां डिपॉजिट हो गए तो आप समझिए कि ये एब्रेशन कॉज करेंगे। एब्रेशन का मतलब रबिंग की वजह से डैमेज कॉज करेंगे, और डैमेज करते करते ये पूरे आर्टिकुलर कार्टिलेज को डैमेज कर देंगे। साथ ही साथ में ये विस्कोसिटी ऑफ दिस साइनोवियल फ्लूइड को भी चेंज कर देंगे। साथ ही साथ में इनका डिपोजिशन अगर इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में हुआ तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर देंगे, एंड दिस इज हाउ दिस गाउट विल अकर। गॉट इट? इस तरीके से गाउट हो जाएगा। इसके बाद आइए मैं आपको एक और मजेदार कहानी बताता हूं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, अबे मजेदार तो मैं कह रहा हूं लेकिन जिसको है उसको बहुत प्रॉब्लम है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? एज रिलेटेड डीजेनरेशन ऑफ दीज मेम्ब्रेन्स एंड दीज आर्टिकुलर कार्टिलेजेस। एज ज्यादा होने की वजह से, ओबेसिटी होने की वजह से इसका स्पेस कम हो गया बोन्स के बीच का, इसकी वजह से रबिंग ऑफ दीज आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होने लगी। रबिंग की वजह से धीरे धीरे ये आर्टिकुलर कार्टिलेजेस डैमेज हो गए और ये फ्रिक्शन होने लगा बोन्स के बीच में। दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। आइए मैं आपको एक और बात बताता हूं, दैट इज रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। इतने सारे कलर हैं मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज है कहने का मतलब कि हमारी बॉडी की व्हाइट ब्लड सेल्स, आपकी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उस पे प्रेजेंट कुछ फैक्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है। मतलब वो आपके ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? यही तो है ना कि हमारी बॉडी की जो फेगोसाइटिक सेल्स है, वो हमारी बॉडी के जो बी सेल्स है, प्लाज्मा सेल्स है, वो इस साइनोवियल मेम्ब्रेन को फॉरेन बॉडी समझ के इसको ही किल करना शुरू कर देती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन गई मतलब साइनोवियल फ्लूइड गया, साइनोवियल फ्लूइड गया मतलब
यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ा और फिर जॉइंट भी गया। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ये सिंपल सा सिस्टम है। एक और चीज होती है, जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में साइनोवियल फ्लूइड का एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगता है। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड होने की वजह से क्या होता है, आप समझिए कि टायर में कभी ज्यादा प्रेशर होता है तो टायर स्टिफ हो जाता है ना, उसका इलास्टिसिटी कम होता है ना। टायर को अगर आप हवा निकाल दीजिए तो वो बहुत हाईली इलास्टिक हो जाएगा। सेम वे ये पूरा जो आपका कैप्सूल है ना, जिसको आप आर्टिकुलर कैप्सूल कह रहे हैं, इसमें अगर बहुत ज्यादा फ्लूइड भरा है तो ये स्टिफ हो जाएगा, मुड़ेगा नहीं। और ये मुड़ेगा नहीं तो स्टिफनेस होगा और बहुत ज्यादा पेन होगा। इसीलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस मेडिकल कॉलेज में आपको पढ़ने को मिलेगा, बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा चटनी चटा देता हूँ। आइए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस की डायग्नोस्टिकली डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस होता है। पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब मैं जब सुबह उठता हूं तो पैर अपना बेड से नीचे रखना पॉसिबल ही नहीं लगता है सब जाम हो गया है। लेकिन जैसे जैसे दिन उगता है, सुबह होता है, फिर थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होता है और मैं चलना शुरू कर देता हूं, तो उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ओके, फिलहाल ये सिर्फ एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। कंफर्म डायग्नोसिस तब होगी जब आप उसके RH फैक्टर का टेस्ट करवाएंगे, या RA फैक्टर बोलते हैं उसको, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर का। ठीक है, और भी बहुत सारे टेस्ट होता है, CRP भी होता है एक, C रिएक्टिव प्रोटीन के लिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा कुछ नहीं होता है, कंसिस्टेंट पेन थ्रू आउट डे थ्रू आउट नाइट होता है। तो ये है आपका सारा का सारा जो डिफेक्ट्स आपको पढ़ना था। दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप कि आपके इस चैप्टर का एक शॉर्ट रिकैप मिला होगा, और ये वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको हमेशा ही आपके दिमाग में होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।